हाय डियर स्टूडेंट्स, हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग व्याकरण पाठ के अंतर्गत समास का अध्ययन करेंगे। समास व्याकरण का बैकबोन की तरह है, रीढ़ की हड्डी की तरह है, क्योंकि समास एक ऐसा चैप्टर है जिसको समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि ग्रामर को अगर हमको अच्छा करना है तो समास को अच्छा करना होगा। जिसको समास अच्छा, जिसका समास अच्छा हो उसका ग्रामर भी अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम क्या है? समास। ठीक है, तो इस पर मैंने बृहद तरीके से इसका व्याख्या किया हुआ है। ठीक है, कि समास क्या होता है। दो या दो से अधिक पदों के बीच की विभक्ति अथवा योजक पदों को हटाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तो उस संक्षिप्त पद को समास कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है? परिभाषा के अनुसार क्या कहा गया है कि दो या दो से अधिक पदों के बीच की विभक्ति अथवा योजक पदों को हटाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तो उस संक्षिप्त पद को समास कहते हैं। अथवा इसकी एक छोटी भी परिभाषा मैंने बताई थी कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। यानी कि दो शब्द मिलेंगे या दो पद मिलेंगे, दोनों मिलकर क्या करेंगे? एक नया पद या शब्द बनाएंगे, उसे समास कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने तो बता चुका है, पहले ही बताया है समास के बारे में। समस्त पद ये भी बताए थे कि समास के नियमों से मिले हुए शब्द समूह को शब्द समस्त पद कहते हैं। ठीक है, फिर समास विग्रह भी मैंने बताया था कि समस्त पदों को अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने पहले ही बता दी हैं। और समास में ये भी बताया था मैंने कि समास की प्रक्रिया में दो पद अनिवार्य हैं। बिना इन दो पदों की समास की कल्पना नहीं की जा सकती है। और ये पद क्या हैं? पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद को पहला पद बोला जाता है और उत्तर पद को दूसरा पद। ठीक है, अब हम लोग समास के बारे में मैं पहले ही विश्लेषित कर चुका हूँ, बता चुका हूँ व्याख्या के रूप में। अब मैं समास के प्रकारों के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो जैसे इसमें एक एग्जाम्पल है कि पूर्व पद और उत्तर पद क्या है। तो गंगा का जल, ठीक है, गंगा का जल एक एग्जाम्पल है। तो गंगा का जल में पूर्व पद क्या है? गंगा है और उत्तर पद जल है। दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? गंगा जल। तो गंगा जल समस्त पद हो जाएगा और गंगा का जल समास विग्रह हो जाएगा। विग्रह मतलब होता है अलग अलग रूप में होना, और जब उसी अलग अलग रूप को एक कर देंगे, एक आकार कर देंगे तो क्या बन जाएगा? समस्त पद बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब तो क्लियर है आप लोगों को। आज मैं समास के जो भेद होते हैं उन पे आऊँगा। समास के 6 प्रकार होते हैं और क्लास 7 में 4 प्रकार बताया गया है। ठीक है, ऐसे मूलतः 6 प्रकार ही होते हैं समास के। ठीक है, लेकिन क्लास 7 में, क्लास 7वीं में 4 प्रकार को ही पढ़ना है। तो उसमें जो पहला है तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है। ठीक है, उसके बाद कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है और बहुव्रीहि समास है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं तत्पुरुष समास में। तो तत्पुरुष समास क्या है? जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और समास करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाए उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है? जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और समास करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाए उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो यहाँ हमें 2 चीज़ें याद रखनी है। वो 2 चीज़ क्या है कि पहला कि दूसरा पद प्रधान होगा और समास करने पर क्या हो जाएगा? विभक्ति चिन्ह का या कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है कि स्वर्गगत। ठीक है, तो इसका विग्रह क्या होगा? स्वर्ग को गया हुआ। तो अब हम इसमें देख रहे हैं कि कहाँ गया हुआ है? तो स्वर्ग को गया हुआ है। तो स्वर्ग को गया हुआ, और इसमें जो विभक्ति चिन्ह को है इसका भी क्या हो जाता है? यहाँ पे लोप हो गया है। तो दोनों हम देख रहे हैं कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान हो रहा है। ठीक है, और
समास करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाए तो कारक का चिन्ह भी लोप हो जा रहा है। ठीक है, उसी तरह से भयाकुल है तो भय से आकुल इसका विग्रह होता है। तो भय से आकुल जब इसका हम समास करेंगे तो क्या होगा, ये कारक का चिन्ह जो से है वो विलुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, और क्या शब्द बन जाएगा, नया शब्द भयाकुल। उसी तरह से एक शब्द है राजा का पुत्र। ठीक है, तो राजा का पुत्र में संबंध कारक का चिन्ह लगा हुआ है। जब समास करेंगे तो ये संबंध कारक का चिन्ह का हट जाएगा और क्या बन जाएगा, राजपुत्र। तो तत्पुरुष समास में क्या हम लोग देखें कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, दूसरा पद मतलब ये स्वर्गगत, तो स्वर्गगत में स्वर्ग पहला पद है और गत दूसरा पद है। भयाकुल में भय पहला पद है और आकुल दूसरा पद है। उसी तरह से राजा, राजपुत्र में राजा जो है वो पहला पद है और पुत्र उसका दूसरा पद है। तो हम लोग कल भी इस पर चर्चा किए थे, मैंने विस्तृत रूप से इसको बताया था तत्पुरुष समास को, कि यहाँ पूछा जा रहा है कि किसका पुत्र, तो जवाब मिल रहा है राजा का पुत्र। ठीक है, यहाँ पुत्र की बात की जा रही है। ठीक है, राजा की बात नहीं की जा रही है, राजा के पुत्र की बात की जा रही है, इसीलिए दूसरा पद पुत्र है और यही प्रधान है, इसी के कारण यहाँ तत्पुरुष समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं अव्ययी भाव समास के बारे में। ठीक है, उससे पहले तत्पुरुष के भी 6 भेद होते हैं, जिसमें कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष है और अधिकरण तत्पुरुष है। यानी कि जो कारक का चिन्ह है, कारक हम लोग 8 पढ़े हैं, उसमें कर्ता कारक को हटाकर 6 इसमें आते हैं। ठीक है, संबोधन को नहीं लिया गया है, कर्म से लेकर अधिकरण तक। ठीक है, तो कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, ये तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। ठीक है, इनके बारे में मैं भी बताऊंगा, लेकिन जो मूल है, जो हम लोग को पढ़ना है वो समास है। तो पहले हम लोग समास के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, दूसरा समास क्या है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अब जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, अव्ययी भाव समास मतलब क्या होता है, अव्यय से जुड़ा हुआ, जिसमें अव्यय का भाव हो। तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि अव्यय क्या होता है। तो कल भी मैंने बताया था कि जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या पढ़ना है, अव्ययी भाव समास। तो क्या है अव्ययी भाव समास की परिभाषा, कि जिस समास में पहला पद प्रधान हो और समस्त पद अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। कि जिस समास में पहला पद क्या हो, प्रधान हो और समस्त पद अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग एक शब्द देख रहे हैं, आजन्म। ठीक है, तो सबको पता है कि आ, भर, हर, यथा, आवत, ठीक है, ये सब शब्द क्या हैं, अव्यय हैं। तो इनसे जो शब्द बनेगा वो सिंपल वे में हम लोग समझना है कि वो अव्ययी भाव समास में ही आ जाएगा, क्योंकि जितना भी जो शब्द हम बोल रहे हैं, चाहे वो आ हो, ठीक है, या भर हो, हर हो, यथा हो, आवत हो, हाथों हाथ, बातों बात, ये जो शब्द हैं वो अव्यय हैं। इनमें किसी भी रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसके कारण इसे अव्यय कहा जाता है। तो यहाँ आ शब्द लगा हुआ है। ठीक है, तो हम परिभाषा क्या देख रहे हैं कि जिस समास में पहला पद प्रधान हो और समस्त पद अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो पहला पद क्या होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए। ठीक है, यहाँ आजन्म में पहला पद क्या है, आ है। ठीक है, और समस्त पद क्या होना चाहिए, अव्यय। जैसे कि पहला पद आ है और दूसरा पद जन्म है। ठीक है, लेकिन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, आजन्म। और आजन्म क्या है, एक अव्यय है, यानी समस्त पद क्या है, अव्यय होना चाहिए। पहला पद क्या है, प्रधान हो, आ क्या है, प्रधान है। ठीक है, और दूसरा पद क्या है, जन्म है। लेकिन जब दोनों को मिला देंगे, आ और जन्म को, तो क्या बन जाएगा, समस्त पद बन जाएगा। और समस्त पद अव्ययी भाव में क्या होना चाहिए, अव्यय होना चाहिए। तो आजन्म क्या है, अव्यय है, इसलिए इसमें क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। और इसका विग्रह क्या हो जाएगा, जन्म भर। ठीक है, उसी तरह से एक दूसरा है भरपेट। ठीक है, तो भरपेट क्या है, भर देखने से हम लोग लग रहा है कि अव्यय है, या भर अव्यय होता ही है, सबको पता है। तो भर पेट,
तो भरपेट में पहला पद क्या है? भर है, और दूसरा पद है पेट। ठीक है, तो पहला पद क्या होना चाहिए? प्रधान होना चाहिए परिभाषा के अनुसार, और दूसरा पद समस्त पद क्या होना चाहिए? अव्यय होना चाहिए। तो पहला पद क्या है? प्रधान है, और दोनों को मिला देंगे तो क्या बन गया? समस्त पद अव्यय हो गया। तो इसलिए इसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। ठीक है, मतलब कि समस्त पद अव्यय होना चाहिए अव्ययी भाव समास में। तो समस्त पद तो अव्यय है ही, आजन्म अव्यय है, भरपेट है, इसी तरह से यथाशक्ति है। ठीक है, उसके बाद और भी शब्द हैं, हाथों हाथ है, बातों बात है। ठीक है, हर दम है, प्रतिदिन है। ठीक है, प्रति शब्द भी क्या है? अव्यय है, इसलिए प्रतिदिन भी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है द्विगु समास। द्विगु समास है कि जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है वह द्विगु समास होता है। ठीक है, पहला पद क्या होना चाहिए? संख्यावाची होना चाहिए। संख्यावाची मतलब नंबर 1 1 2 3 4 5 6 जो है वो संख्यावाची है, सबको पता है। जैसे हम लोग संस्कृत में पढ़ते हैं ना, द्वि त्रि चतुर्थ पंच षष्ठ सप्तम अष्टम नवम दशम एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश, तो ये सब क्या है? संख्या हैं। तो द्विगु समास को समझना बहुत ही आसान है। जिस तरह से अव्ययी भाव को समझना बहुत आसान है, उसी तरह से द्विगु समास को भी समझना बहुत ही आसान है। अव्यय में क्या होगा? अव्ययी भाव समास को हम लोग देख के ही ये पता कर सकते हैं कि ये अव्ययी भाव समास है, क्योंकि अव्ययी भाव समास में अव्यय लगा रहेगा। ठीक है, तो अव्यय जिस समास में अव्यय लगा रहेगा उसको देखने से ही पता चल जाएगा कि कौन सा समास है, अव्ययी भाव। जैसे कि हर, ठीक है, हरदम, भर, भरपेट। ठीक है, उसके बाद प्रति से प्रतिदिन, उसके बाद यथा शब्द लगा होगा, यथाशक्ति। उसके बाद हाथों ही हाथ, हाथों हाथ, जिसको हाथ इसका विग्रह करेंगे हाथों ही हाथ में। फिर बातों बात, बातें ही बात में। तो इस तरह की जब आएगा अव्यय से भरा हुआ शब्द या अव्यय लगा हुआ शब्द, तो वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से द्विगु समास में क्या है? देख के हम लोग को पता कर लेना कि जिसका पहला पद क्या हो? संख्यावाची यानी नंबर हो, वो क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि उदाहरण त्रिभुवन। त्रि मतलब होता है 3, और भुवन मतलब होता है लोक। तो 3 भुवनों का समूह को क्या बोलेंगे? त्रिभुवन। उसी तरह से पंचवटी, 5 वटों का समूह। वट मतलब होता है बरगद का पेड़। तो जहाँ पे 5 वट बरगद का पेड़ का समूह है उसको क्या बोलेंगे? पंचवटी। उसी तरह से त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। ठीक है, तो उसी तरह से चौराहा, अगर यहाँ पे रहेगा चौराहा तो 4 राहों का समूह। ठीक है, या पंचरत्न तो 5 रत्नों का समूह। यानी कि हम लोग को 1 2 3 4 5 ऐसा रहेगा। ठीक है, तो उसको देख के ही क्या हम लोगों को दिमाग में आना चाहिए कि ये संख्यावाची शब्द हैं, और संख्यावाची जहाँ भी होगा वो क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। क्योंकि द्विगु समास के हम लोग परिभाषा देख रहे हैं कि जिस समास का पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो, वह द्विगु समास होता है। ठीक है, द्विगु समास का पहला पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। त्रि होगा, पंच होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। ठीक है, जैसे 9 ग्रह। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं 9 ग्रह, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका विग्रह करेंगे तो 9 ग्रहों का समूह। ठीक है, यह समूह का बोध कराता है द्विगु समास। तो 9 ग्रहों का समूह क्या हो जाएगा? 9 ग्रह हो जाएगा, और 9 शब्द लगा हुआ है, ये संख्यावाची, इसलिए ये क्या हो जाएगा? तो द्विगु समास हो जाएगा। फिर से हम याद दिला रहे हैं कि द्विगु समास होता है जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है वह द्विगु समास होता है। संख्यावाची कहने का मतलब है नंबर्स। ठीक है, जैसे त्रि, पंच, चतुर्दश, पंचदश ऐसे रहेगा। ठीक है, और अंत में जो है वो है द्वंद्व समास। अंतिम समास क्या है? द्वंद्व समास। तो इसमें क्या होता है? जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा समास करते समय और का लोप हो जाए उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे नर नारी,
नर और नारी, लाभ हानि, लाभ और हानि। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि अभी हम लोग देख रहे थे कि किसी समास में पहला पद प्रधान हो रहा था, किसी में दूसरा पद प्रधान हो रहा था। लेकिन द्वंद्व समास ऐसा है कि दोनों पद प्रधान होगा, यानी कि दोनों प्रधान होने का मतलब है कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। जैसे हम लोग अगर नर बोल देंगे तो वो लगेगा कि अधूरा है, और उसके साथ अगर हम लोग नारी शब्द जोड़ देते हैं तो ये पूर्णतः लग रहा है। तो जिससे हम लोग देख रहे हैं यहाँ नर है, ठीक है, नर पहला पद है और नारी दूसरा पद है। नर क्या है, पहला पद है और नारी दूसरा पद है। तो दोनों को जब हम लोग मिला देंगे तो और शब्द जो है वो क्या हो जाएगा, लोप हो जाता है द्वंद्व समास में, और क्या बन जाएगा, नर नारी। तो दोनों पद प्रधान होने का मतलब है कि दोनों एक ही साथ आएंगे, और दोनों प्रधान होने का मतलब है कि एक दूसरे के बिना वो शब्द का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जहाँ भी ये शब्द आएंगे द्वंद्व समास में दोनों एक साथ आएंगे, जैसे चाचा चाची, मामा मामी, ठीक है, बेटा बेटी, दादा दादी। तो ये शब्द जहाँ भी आएंगे एक साथ आएंगे। क्यों आएंगे एक साथ, क्योंकि इसमें दोनों पद ही प्रधान होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देख रहे थे कि तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान हो रहा था, ठीक है। उसके बाद अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय हो रहा था। फिर द्विगु समास में भी देख रहे थे कि पहला पद संख्यावाची हो रहा था। लेकिन द्वंद्व समास में पहला पद या दूसरा पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी दोनों पद एक साथ आते हैं, साथ साथ आते हैं। और जहाँ साथ साथ दोनों पद आएंगे वहाँ कौन सा समास होगा, तो द्वंद्व समास होगा। तो यहाँ पे जो योजक चिन्ह है, ठीक है, उसको वो लगा होता है। इसकी पहचान ये है कि इसके बीच में योजक चिन्ह लगा रहेगा, और इसमें क्या है, नर और नारी और शब्द जो लगा हुआ है उसको भी देखकर हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। क्योंकि और शब्द कहाँ लगा रहता है, तो द्वंद्व समास में। और शब्द को हटाते हैं जब, ठीक है, तो वो उसके बीच में क्या लग जाता है, योजक का चिन्ह लग जाता है। इसकी पहचान भी हम लोग योजक चिन्ह को देखकर कर सकते हैं कि ये द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास की परिभाषा क्या है, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा समास करते समय और का लोप हो जाए उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए नर और नारी है, दोनों प्रधान है, और जब समास किए तो और का लोप हो गया। उसी तरह से लाभ और हानि है, समास किए तो और का लोप हो गया और लाभ हानि शब्द बन गया। तो इस तरह से ये समास जो 4 प्रकार हैं ये मैंने बताया। अब 2 प्रकार जो बचे हुए हैं वो क्लास 8 में पढ़ना है, कर्मधारय और बहुब्रीहि। 7 में सिर्फ 4 ही था, वो मैंने बता दिया है, और फिर मैं आगे बताऊंगा। और अभी हिंदी क्लास को, जो समास की क्लास को, मैं यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद।